हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। शुरू करेंगे हम लोग आज का सेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो चल रहा है हमारा 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों को हर रोज 50, कम से कम 50 तो होते ही है, कभी कभी कम में ज्यादा भी हो जाते हैं, बट मैं आपको 50 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो आपको एवरीडे करवा रहा हूं, जिसका आज डे नंबर 3 होने वाला है। तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द इंग्लिश डाइजेस्ट। ओके, चलिए तो शुरू कर लेते हैं हम लोग बिना समय गवाए हुए। 50 प्लस आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस है और ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी, है ना, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाले वर्ड्स होते हैं, उनको भी मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके सिंपल तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है नहीं है। और सिर्फ वो पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है नहीं, कोई फालतू की चीज नहीं पढ़ना। ये डेली शेड्यूल हमारा होने वाला है ना। वोकैब की क्लास आपको हर रोज मिलती है, बाकी सीजीएल और एनडीए सीडीएस का जो है वो ग्रामर का सेशन एमडब्ल्यूएफ टीटीएस में होता है। शेड्यूल पूरा आपके सामने है। चलिए तो इसी के साथ में हम लोग बातचीत करते हैं। आज का पहला इडियम क्या होने वाला है ना। कभी मैं उनको क्वेश्चंस की फॉर्म में ले आता हूं, कभी मैं समझाने वाली फॉर्म में ले आता हूं। मैं हर तरह के क्वेश्चंस जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी हर प्रयास है कि आप लोगों को अगर कोई इडियम एग्जाम में आता है तो वो आप लोगों से बनना चाहिए। तो आज का पहला जो इडियम है वो आप लोग देख सकते हो, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद करना, और यहां से हमारे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस बने हुए हैं। चाहे आप लोग एनडीए सीडीएस वाले हो और चाहे आप लोग एसएससी वाले हो, आप बस कुछ मत करना, आप प्रीवियस ईयर डाल देना, आपको मिल जाएगा, है ना। आप ये डाल देना डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, तो वो आप किस किस एग्जाम में आया हुआ है वो आपको बता देगा, ठीक है कि नहीं। सर्च कर सकते हो आप लोग। तो इसका मतलब क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश करो। डोंट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन साइड, यू शुड नहीं नहीं नहीं, ये चीज थोड़ा सा अलग है ना। अच्छा, ये सही है। तो इसमें क्या है, यहां से जो चीज है वो सही है हमारा, लेकिन यहां पे जो चीज हो गई है ना, डोंट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। इसमें क्या है, आप समझने की कोशिश करो। इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है, डोंट काउंट योर चिकन। अब इसका हिंदी मतलब क्या है, पहले इस बात को समझ लो। मतलब ये कहना चाह रहा है दे हैच, मतलब जो चिकन्स होते हैं ना, चूजे, चूजे हम लोग बोलते हैं इनको। चिकन्स मतलब क्या हो गया, चूजे हो गए। मतलब कि जो मुर्गी है उसके बच्चों को हम लोग चूजा कहते हैं, है ना। समझो इस बात को। अब बोला जा रहा है कि काउंट मत करो। काउंट मतलब होता है किसी को गिनो मत। अब किसको मत गिनो, चिकन्स को। बिफोर दे हैच मतलब अंडे से, अंडे में से निकले नहीं, उससे पहले नहीं गिनना है उनको। मतलब कहने का मतलब ये, फॉर एग्जांपल कभी कभी हम ये सब सोचते हैं कि हमारे पास 10 अंडे हैं तो इसका मतलब 10 चूजे निकलेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है 10 चूजे नहीं निकलते, उनमें से एक दो अंडे फूट गया, या फिर हो सकता है कि एक दो अंडा में से जो चूजा निकला वो मर गया है। तो कहने का मतलब यह है कि डोंट काउंट योर चिकन्स। ये सिंपल सी बात है कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए ना, ढिंडोरा मत पीटो। यही वाली कहावत है, ये कहानी है। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसका मतलब जब तक वो बाहर ना आ जाएं, जब तक अंडे से बाहर ना आ जाए, तब तक उनको गिनो मत। यही इसका मतलब है। इसका मतलब आप एग्जांपल देख सकते हो, वी शुड नॉट काउंट आवर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। मतलब जब तक कि हमारा कोई काम हो ना जाए ना, तब तक हमें उसके बारे में सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। जब तक कि हमारा कोई हो ना जाए ना, मतलब कोई चीज हो ना जाए, उससे पहले हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। समझ में आया ना। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, हाँ भैया 10 रुपए वहां से आ जाएंगे, 15 रुपए वहां से आ जाएंगे, 50 रुपए वहां से आ जाएंगे, भैया हमारा काम हो गया 100-150 रुपया का। मालूम चला भैया सब लोग लेके भाग गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, है ना। तो यही मतलब है इसका, ठीक है कि नहीं है। चलिए बाकी आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ, बहुत अच्छा वर्ड है। हम में से बहुत सारे बच्चों का ये क्या कहते हैं, ये इडियम जो है वो हम लोगों में से बहुत सारे बच्चों पे अप्लाई करता है। बच्चे नहीं बोलूंगा, लगभग बहुत सारे लोगों पे अप्लाई करता है। क्या है, फेवियन पॉलिसी। अब ये फेवियन पॉलिसी क्या होता है, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो फेवियन पॉलिसी। आप में से कितने लोग हैं जो फेवियन पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अब ये होता क्या है, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें इंसान डिसीजंस को डिले करता है। बोला आज नहीं कल कर लेते हैं, कल आएगा, फिर बोला आज नहीं कल कर लेते हैं, फिर कल आएगा, फिर आज नहीं कल कर लेते हैं। तो इस पॉलिसी को, जो इस इंसान को इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उस पॉलिसी को, इस एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फेवियन पॉलिसी कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं हम लोग, फेवियन पॉलिसी कहते हैं, ठीक है नहीं है। क्या कहते हैं हम लोग, फेवियन पॉलिसी कहते हैं। कोई भी डिसीजन, कोई भी काम को टालने की जो पॉलिसी होती है उसको फेवियन पॉलिसी कहते हैं।
माई फ्रेंड फॉलोज अ फेवियन पॉलिसी। मेरा जो दोस्त है वो क्या करता है, वो फेवियन पॉलिसी को फॉलो करता है। मतलब कि वो कामों को डिले करता रहता है, डिसीजंस को डिले करता रहता है। बोला आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक वो कुछ किसी पर्सन थे ना, उन्होंने लिखा था ना कि आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय होगी बहु करेगा कब, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था ना। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, तो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। है काहे इतना चिंता कर रहा है, जिंदगी रही है बहुत, ऐसा कुछ होता है ना, वो फॉलो करते हैं। तो फेवियन पॉलिसी उन्हीं लोगों के लिए है, बोल आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, वही वाली कंडीशन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फेवियन पॉलिसी। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको, हम लोग फेवियन पॉलिसी कहते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि फेवियन पॉलिसी का मतलब होता है कोई निर्णय को डिले करने की पॉलिसी। फॉर्म एट माउथ, समझो भाई साहब, फॉर्म एट माउथ। अब सोचो, दिमाग लगाओ, आप ऐसे बैठे हो, शांति से बैठे हो, कोई इंसान आया आपके मुंह पे फॉर्म चपेट गया है। फॉर्म शेविंग वाला फॉर्म भी होता है, और वो याद करो शादी वादी में वो फॉर्म का उड़ाते हैं, कई वीडियो देखे होंगे भैया, आग भी लग जाती है उनमें। तो आप ऐसे बैठे हो आराम से, इंसान आया आपके मुंह पे फॉर्म लगा गया, तो आपको गुस्सा आएगा ना। तो फॉर्म एट द माउथ का मतलब क्या होता है, टू बी इनरेज्ड एंड शो इट। मतलब कहने का मतलब ये कि इनरेज्ड हो जाना, नाराज हो जाना, आग बबूला हो जाना, गुस्सा हो जाना। तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉर्म एट द माउथ। हमारे पेरेंट्स हैं, खासकर पापा, उनका रोल हमारी लाइफ में कैसा है पता है, ऐसे ही तो है। जरा सा कुछ बोल दो, जरा सा तुरंत ऐसे नाराज हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, है ना। ही इज ऑलवेज हैविंग फॉर्म एट हिज माउथ। हमेशा उनके मुंह पे क्या रहता है, बना रहता है, हमेशा उनके मुंह पे गुस्सा बना रहता है ना। When I asked permission, जब मैंने परमिशन मांगा, my father, देखो फादर के ऊपर ही एग्जांपल दे दिया मैंने भैया, जब मैंने परमिशन मांगा, my father had foam at his mouth, पापा नाराज हो गए। मैंने बोला पापा आज शाम को ना हमारे दोस्त वगैरह थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं, मूवी वगैरह देखने जा रहे हैं, मैंने ये तो बोला था, नाराज हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, फॉर्म एट द माउथ का मतलब नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट वन क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब पापा नाराज हो गए तो पापा ने एक डायलॉग मारा, तुम्हारे लिए दोस्त इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले तुम्हारे लिए सिलेक्शन जरूरी है भैया। तुम्हारा पेपर है सितंबर में, तुम्हारा पेपर अगस्त सितंबर में आने वाला है, और तुम कह रहे मूवी देखने जाओगे है। तो तुम्हारा पेपर तुम्हारे लिए क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, यही लिखा हुआ है। मोर देन एनीथिंग एल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंथुसियाज्म। मतलब कहने का मतलब यह है, कोई चीज जो आपके लिए मोर देन इंपॉर्टेंट, बोल सकते हैं मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पापा ने डायलॉग मार दिया है, वी आर गोइंग विद देम है, बोला वो मूवी जो है वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना मुन्ना ना। सिलेक्शन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर यू। आपके लिए सिलेक्शन जो है वो क्या है, देखा है ना, आर सिलेक्शन इन दिस एग्जामिनेशन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब हम सभी के लिए इस एग्जाम में जो सिलेक्शन है ना, दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब क्या होना, सर्वाधिक डिमांड में होना, सर्वाधिक जो इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उस चीज के लिए हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव द लास्ट लाफ। ये बहुत अच्छा है। अब पापा ने, पहले तुमने उनसे परमिशन मांगा, पापा गुस्सा हो गए, फिर उन्होंने डायलॉग मार दिया, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर यू। हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद बोलते हैं कि बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेक्शन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये जो लोग हैं ना जो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे फेल होने का, ये जो लोग हैं ना तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, they will one day they will have the last laugh। तो have the last laugh का मतलब क्या होता है, समझो भाई साहब, to succeed, not they will, we will, I will, you will have the last laugh। इसका मतलब क्या है, have the last laugh का मतलब होता है to succeed when। पापा ने बोला कि भैया देखो ये जो हंस रहे हैं ना, है तो हंसने दो, कोई बात नहीं है, one day you will have the last laugh। इसका मतलब होता है आप सफल हो जाना। मतलब वो उम्मीद कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि तुम फेल हो जाओगे, बट तुमने क्या कर दिया, तुमने एग्जाम को फोड़ दिया। तो हैव द लास्ट लाफ का मतलब क्या होता है, हैव द लास्ट लाफ का मतलब होता है टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट दैट यू वुड नॉट। मतलब आप सफल हो जाना जब दूसरे लोग सोच रहे हो कि तुमसे ना हो पाएगा और तुम उसे करके दिखा दो, उस चीज को बोलते हैं हैव द लास्ट लाफ। एग्जाम्पल देखो, ही हैड द लास्ट लाफ इन द लास्ट एग्जामिनेशन। मतलब लास्ट पिछले एग्जामिनेशन में वो पास हो गया,
लोग सोच रहे थे कि वो फेल हो जाएगा, बट ही हैड द लास्ट लाफ, मतलब वो पास हो गया। तो इस चीज को समझने की क्या करना है, कोशिश करना। देखो इमेज भी बना हुआ है, किसी चीज में सफल होना, सफलता पाना। लोग हंस रहे थे उसके बावजूद भी सफल हो जाना, उसको बोलते हैं हैव द लास्ट लाफ, है ना। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, कैसे रिलेट कर सकते हो, बोलो जो लोग हंस रहे हैं ना, हंसने दो, मैं तो सफल होने के बाद ही हंसूंगा। तो हैव द लास्ट लाफ मतलब मैं तो आखिरी में ही हंसूंगा, मैं सफल होने के बाद ही हंसूंगा। तो ऐसे रिलेट कर सकते हो, तो याद हो जाएगा। हैव द लास्ट लाफ मतलब सब कुछ निपटाने के आखिरी में हंसूंगा मैं तो, है ना। तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, सिट ऑन द फेंस। अब देखो भाई साहब, दो घर थे, एक इधर घर था, एक इधर घर था। ये आपके ए दोस्त का था, ये आपके बी दोस्त का था। ये आपके ए दोस्त का था, ये आपके बी दोस्त का था। इन दोनों में लड़ाई हो गई, आप तीसरे सी दोस्त हो गए। अब आप गए ए के घर, ये बुरा मान गया, आप बी के घर गए तो ये बुरा मान गया। अब तुम दुविधा में हो, तो तुमने कहा तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग ऑन द फेंस, मैं नहीं जा रहा, ना तुम्हारे घर जा रहा ना तुम्हारे घर जा रहा। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है किसी का भी सपोर्ट ना करना, किसी का भी पक्ष ना लेना, किसी के भी फेवर में ना बोलना। यू आर सिटिंग द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस। ईरान में और यूएसए में युद्ध हुआ, इंडिया किसके फेवर में बोला, किसी के फेवर में नहीं बोला। इंडिया किसके फेवर में बोला, किसी फेवर में बोला नहीं बोला। चाइना किसी के फेवर में बोला नहीं बोला। इनडायरेक्टली हेल्प सबने की, किसी ने किसी की, पर डायरेक्टली आके बोला क्या, नहीं। दे ऑल वर सिटिंग ऑन द फेंस, तो सारे के सारे लोग सिटिंग ऑन द फेंस थे। ठीक है, तो यही मतलब हो जाएगा टू डिले मेक डिसीजन, ना निर्णय लेने में देरी करना, मतलब यही चीज है, आप समझो। आप कहोगे सर निर्णय लेने में देरी करना, हाँ, या फिर इससे बोलते हैं टू टेक नीदर साइड, है ना, दोनों ही है। ये भी इसका हिंदी मतलब है, ये भी मतलब है, ये भी मतलब है। डिले मेकिंग डिसीजंस, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बोला हमारा सपोर्ट करो, ये बोला हमारे सपोर्ट करो, वो भाड़ में आओ, मैं यहां बैठा हूं, सोचने दो, दिमाग खराब हो गया ना, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं। उसी को बोलते हैं हम लोग डिले करना। दोनों मतलब है, टेक नीदर साइड, किसी का पक्ष ना लेना, या फिर इंतजार करवाना। पहले सोचने दो फिर बात करते हैं, है ना। वेन एयर देयर इज अ क्वारल, झगड़ा होता है, बिटवीन माई फ्रेंड एंड आई, माई फ्रेंड, सॉरी बेटा, माई फ्रेंड्स। बोला जा रहा है जब भी हमारे दोस्तों में झगड़ा होता है ना, आई सिट ऑन द फेंस, मैं कोई डिसीजन नहीं लेता, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी के बारे में अच्छा बुरा नहीं कहता। आई सिट ऑन द फेंस, मैं बोलते हैं तटस्थ रहना, है ना। तटस्थ रहने का मतलब है मैं एक किनारा कर लेता हूं, तुम लोग लड़ो, जो कुछ कहना है करो, है ना। तो ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अ चिप ऑन योर शोल्डर। अब ये शोल्डर है आपका, इस पर चिप लगा हुआ है, चिप लगा हुआ है ना, छूट नहीं रहा है यार। अब सोचो, दिमाग लगाओ, ये शोल्डर है। आपने कुछ ना कुछ शॉर्ट वीडियो देखे होंगे ऐसे ऐसे कि भैया अच्छे खासे बॉडी बिल्डर होते हैं, लेकिन उनके यहाँ कुछ चिपका दिया, अब वो छुटा नहीं पा रहे, उनके हाथ ही नहीं पहुंच रहे हैं। बॉडी तो बना ली, लेकिन क्या है, उनकी मसल्स इतनी ज्यादा ग्रो हो गई है कि वो मसल्स बीच में आ रही हैं, पीछे तक हाथ ही नहीं जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। अब भाई साहब लगा के चले गए चिप, अब तुम भाई साहब अभी तक उसको छुटाए ला रहे हो। उनने चिप लगाया कब, पास्ट में लगाया, लेकिन तुम अभी तक उस चीज को लेकर परेशान हो। तो यही मतलब है, चिप ऑन द शोल्डर का मतलब कोई चीज पास्ट में हुआ, लेकिन उस चीज को लेके अपसेट होना, बहुत ज्यादा परेशान होना, हैरान होना। He has had a chip on his shoulder ever since he did not get the promotion he was expecting. मतलब उसको उम्मीद थी कि मेरा इस बार तो प्रमोशन हो ही जाएगा, मेरा इस बार प्रमोशन हो ही जाएगा, लेकिन उसका प्रमोशन हुआ नहीं। अब प्रमोशन नहीं हुआ, तब से लेके वो कैसा बैठा हुआ है, मुंह लटकाया बैठा है, अपसेट बैठा है। बोला लॉन्ग फेस मतलब मुंह लटका लेना, हैव अ लॉन्ग फेस मतलब मुंह लटकाए हुए बैठना। इस बात को समझो, ठीक है कि नहीं है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है अ मेड्स नेस्ट। अ मेड्स नेस्ट, अ मेड्स नेस्ट मतलब क्या है, आप समझो। मेर का मतलब क्या होता है, मेर का मतलब होता है घोड़ी, घोड़ा होता है ना, हॉर्स, उसी का फेमिनिन जेंडर होता है मेड्स। तो अब मेड्स नेस्ट क्या हो जाएगा, इस बात को समझने की कोशिश करो।
अब मेड्स नेस्ट क्या हो जाएगा? घोड़ी। अभी बताओ, नेस्ट मतलब घोंसला। क्या आपको देखा है अपने कभी कि घोड़ी जो है वो घोंसला में रहती है? घोड़ी जो है वो घोंसला में रह रही है। मेड्स नेस्ट मतलब कि हमने देखा आज जाके कि भैया जैसे मैं बाहर निकला घर से बाहर तो वहां घोंसला था और उस घोंसला में पता घोड़ी बैठी थी। इज इट पॉसिबल? फालतू का बोल रहा है। इसका मतलब फॉल्स इन्वेंशन है, एक झूठा आविष्कार कर लिया, एक झूठा आविष्कार कर लिया। पॉसिबल ही नहीं है ये चीज तो है। तो क्या होगा? हिज सिलेक्शन हैज नाउ बिकम अ मेड्स नेस्ट फॉर द फैमिली। अभी देखा ना, अभी न्यूज चल रही है, एक भाई साहब थे 20 साल के 22 साल के, वो ब्रिगेडियर बने घूम रहे थे। बिहार का शायद न्यूज है, हाँ बिहार वाली की न्यूज है। देखना भाई, रिलेट करना इस चीज को। तो वो क्या बने घूम रहे थे वो? अब सोचो 20-22 साल का लड़का ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर मतलब समझ रहे हो? आप डायरेक्ट ब्रिगेडियर बन ही नहीं सकते। आप एनडीए सीडीएस के जरिए भी जाओगे ना तब भी आपको टाइम लग जाएगा, ब्रिगेडियर बन जाएगा बनने में। वो मूवी देखी ना, कौन सी मूवी है? तिरंगा, ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह है, सुना है ना? तो ब्रिगेडियर ऐसे नहीं बन जाते भाई। अब सोचो कि उसका सिलेक्शन, अब वो तो बना घूम रहा है, उसने बॉडीगार्ड रख लिए, प्राइवेट वाली गाड़ी रख लिए, प्राइवेट वाली भैया सबको दिखाते हुए घूम रहा है, मैं ब्रिगेडियर बन गया, मैं ब्रिगेडियर बन गया। वो तो बाद में लोगों को शक हुआ तो पता चला, तो वो क्या हो गया? वो हो गया मेड्स नेस्ट। क्या हो गया? फॉल्स, झूठा। भैया उसने मतलब बनना था लेफ्टिनेंट बन जाता है यार, थोड़ा बहुत कुछ और बढ़ के बन जाता, सीधा ब्रिगेडियर बन गया है। तो वो क्या हो गया? मेड्स नेस्ट हो गया, फॉल्स इन्वेंशन हो गया, झूठा हो गया यार फैमिली के लिए कि भैया ये तो झूठ बोल के बन गया यार। तो मेड्स नेस्ट हमारा ये कहलाता है। नेक्स्ट, अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है? अ डाइम अ डजन का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज, है ना, दैट इज क्या कहते हैं, कॉमन और इजी टू फाइंड या इजी टू गेट। कोई ऐसी चीज जो बहुत आसान है, आम है। रुपया सिक्का आम है ना? कैसे? अ डाइम अ डजन है, कहीं भी मिल जाते हैं। आपके पास भी होंगे सिक्के, आपके पास भी रुपए होंगे, और भी लोगों के पास होंगे। सब्जी वगैरह बहुत आसानी से मिल जाती है। आजकल मोबाइल फोन वगैरह बहुत ही आसानी से पाए जाते हैं, ठीक है नहीं है? तो ये क्या बन गया? ये डाइम अ डजन बन गया। तो अ डाइम अ डजन का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही कॉमन है, समथिंग दैट इज वेरी वेरी कॉमन, वी कैन फाइंड देम वेरी इजीली, है ना? ज्यादा हमें कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती है ना? तो इसको बोलेंगे कोई भी चीज जो सामान्य है, आसानी से मिल जाए। मैनी थिंग्स आर अ डाइम अ डजन फॉर अस, वी फाउंड एवरीवेयर। बोला जा रहा है कि भैया फाउंड नहीं होना चाहिए, इसमें फाइंड होना चाहिए, है ना? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए कहने का मतलब ये है कि कई सारी चीजें ऐसी हैं बहुत कॉमन है, हम आसानी से उनको ढूंढ लेते हैं, आसानी से वो हमें मिल जाती है। कहीं भी जाओगे मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो आ डाइम अ डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन। अ डैम स्क्विब बहुत अच्छा वर्ड है और एग्जाम में आया हुआ है। अ डैम स्क्विब का मतलब क्या होता है? कंप्लीट फेलियर। कंप्लीट फेलियर मतलब बहुत बुरी तरीके से असफल हो जाना है किसी काम में। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, लॉस हो गया, लेकिन आपने दूसरा बिजनेस शुरू किया, आपने बहुत अच्छा खासा तामझाम इकट्ठा करके, और फाइनली कुछ कमियों की वजह से वो भी फेल हो गए। तो अब क्या हो गए? डैम स्क्विब हो गए, कंप्लीट फेलियर मिल गया आपको। तो माय मोमेंट ऑफ पावर, जो मोमेंट ऑफ पावर था मेरा, वो कैसा था? पूरी तरह से फेलियर था, मुझे वो मोमेंट ऑफ पावर नहीं मिला, इस वजह से हमें क्या हो गया? तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। डैम स्क्विब का मतलब क्या होता है? कंप्लीट फेलियर, है ना? क्या होता है? कंप्लीट फेलियर मतलब पूरी तरह से असफल हो जाना। आप ऐसे समझ लो कि आंधी तूफान बहुत तेज आ रहा है ना, और लाइट चली गई है, तो मैं कैंडल जला रहा हूं, मैंने कैंडल जलाया, हवा आ गई, बंद हो गई, फिर कैंडल जलाया, हवा आ गई, फिर बंद हो गई, फिर कैंडल जलाया, फिर आ गई हवा, बंद हो गई। मतलब मैं पूरी तरह से इस काम में क्या हो गया? असफल हो गया। इस काम को करने में मैं पूरी तरह से क्या हो गया बेटा? असफल हो गया, फेल हो गया। तो बस इसी चीज को बोलते हैं डैम स्क्विब। क्या बोलते हैं बेटा? डैम स्क्विब बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। लैंड मी योर ईयर्स। लैंड मी योर ईयर्स का मतलब क्या होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। लैंड मी योर ईयर्स, आप लोग स्टेशन में जाते हो तो आपने सुना होगा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, गाड़ी नंबर फलाना डिमका जे वो इज अराइविंग शॉर्टली, बोला है ना, प्लेटफॉर्म नंबर जो भी है उसका, है ना? तो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज का मतलब क्या है? यात्री कृपया ध्यान दें। इसका मतलब ध्यान देने के बारे में बात कर रहा है। तो ये तो बोल रहा है लैंड मी योर ईयर्स, मतलब आप अपने कानों को उधार दे दो जिससे मैं उसमें कुछ कह पाऊं। इसका मतलब क्या है? टू पोलाइटली आस्क फॉर समथिंग फुल अटेंशन, कृपया ध्यान दीजिएगा,
है ना। तो किसी भी इंसान को ध्यान देने के लिए हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मे आई लेंड योर ईयर्स, तो ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। हेलो एवरीवन, मे यू लेंड मी योर ईयर्स, क्या आप अपने क्या आप अपने जो कान है उनको उधार दे सकते हो। मे आई बोरो, सॉरी लेने के लिए बोरो आएगा, मे आई बोरो योर ईयर्स, क्या आपका ध्यान मैं अपनी तरफ कर सकता हूं, कहने का मतलब ये ध्यान दे सकते हो क्या आप लोग, है ना। तो इस चीज को समझने की कोशिश करना। तो यहां पे हम बोलते हैं ध्यान देकर सुनना। इन द लॉन्ग रन बहुत अच्छा है, इसका हिंदी मतलब होता है अंततः, या फिर बोलते हैं आखिरकार। क्या बोलते हैं, आखिरकार, अंततः या आखिरकार। इवेंचुअली होता है, फाइनली होता है, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर बोलते हैं कि भैया 4 साल मेहनत किया, आखिरकार मेहनत सफल हो गई। तो इन द लॉन्ग रन, फाइनली, इवेंचुअली, अल्टीमेटली वी हैव गॉट सिलेक्शन। क्या लिखा है, इन द लॉन्ग रन ऑल द स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्शन, फाइनली, अंततः सारे बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो गए, सभी बच्चों का क्या हो गया भैया, सिलेक्शन हो गया, अंततः हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो इस चीज के लिए हम लोग बोलते हैं इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ, हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब क्या है, आप सिंपल सा दिमाग लगाओ, रात हो गई है, बेड वगैरह है, देख लो भैया, तो रात में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सो जाते हैं, रात में हम लोग सो जाते हैं। तो हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड और गो टू स्लीप, मतलब बिस्तर पे जाना, सो जाना, सिंपल सी बात। एक होता है गेट द सैक, क्या होता है, गेट द सैक, इसका मतलब होता है टू बी डिसमिस्ड, जॉब से निकाल दिए जाना, टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, है ना, टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, जॉब से निकाल दिए जाना। जॉब से निकाल दिए जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, गेट द सैक यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड, तो ये हो गया आपका सो जाने के लिए यूज करते हैं, बिस्तर पे जाना। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब हमारे पास एक्स है ग्राइंड करने के लिए। मान के चलो ऐसे कि आप गए जंगल लकड़ी काटने के लिए, आपने बोला अपने दोस्त से, चल भाई मेरे पास कुल्हाड़ी है, अपन लकड़ी काटने चलते हैं। उसने आपको नहीं बताया, चोरी छुपके वो भी कुल्हाड़ी लेके गया, किस चीज के लिए, ग्राइंड करने के लिए। बोला भाई साहब जाओ, मैं भी अपनी खुद की लेके गया, तो मैं नहीं बताया। उसने सोचा भैया तुम्हारा काम करेंगे, इससे अच्छा है हम खुद का भी काम कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, टू हैव अ प्राइवेट रीजन फॉर डूइंग और बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ प्राइवेट रीजन होना। जैसे हमारे साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर, अगर वो कुछ आगे आगे काम करते हैं ना, तो जिनको देखकर हम पहचान लेते हैं, जरूर कुछ दाल में काला है भाई, ये इंसान किसी की मदद नहीं करता, ये मेरी मदद करने आ रहा है, पक्का इसका कोई प्राइवेट रीजन है, पक्का इसका कोई पर्सनल पर्पस है भैया, सेल्फिश नेचर का है। तो सेल्फिश पर्पस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेल्फिश पर्पस होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं क्या, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। आई डोंट हैव एनी एक्स टू ग्राइंड, मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूं अपने फ्रेंड के भले के लिए कर रहा हूं, मेरा कोई पर्सनल पर्पस नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। आई नेवर हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा, व्हाइट एलिफेंट, बहुत अच्छा वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 2025 के एग्जाम्स में भी इनमें से बहुत सारे पूछे गए, आपके एसएससी के 2025 में, बाकी एनडीए सीडीएस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए, समझो भाई साहब। हाँ, अब व्हाइट एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाइट एलिफेंट मतलब सफेद हाथी, सफेद हाथी ऐसे समझ लो, कोई ऐसी चीज जो बहुत महंगी है, नॉर्मल हाथी मिलते नहीं है, काले वाले मिलते हैं हमारे इंडिया में। अब सफेद हाथी मिलाओ, बुलाओगे कहीं से, मंगाओगे, खरीदोगे, तो बहुत महंगा आएगा, लेकिन उसका काम भी यूज भी नहीं कर पाओगे। काले वाले हाथियों को तो अपने यूज में ले लेते हैं हम लोग, अब उसको तो यूज भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा वो, हाँ, यूजलेस हो जाएगा। एक्सपेंसिव बट यूजलेस, मतलब कोई ऐसी चीज जो महंगी बहुत है लेकिन यूजलेस है भैया, किसी काम की नहीं है, तो इसलिए यूज होते हैं कि अ यूजलेस पोजीशन विच इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, महंगा लेकिन बेकार, एक्सपेंसिव बट यूजलेस, उसके लिए व्हाइट एलिफेंट यूज करते हैं, ठीक है। समटाइम्स वी बाय अ थिंग विच प्रूव्स अ व्हाइट एलिफेंट, कभी कभी हम लोग ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो हमारे लिए व्हाइट एलिफेंट बन जाती हैं। व्हाइट एलिफेंट बन जाती हैं मतलब महंगी बहुत होती है, काम की कुछ है नहीं है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एचिल्स हिल। अब ये एक्किल्स हिल का है, एक्किल्स हिल इसको बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा
ये जो एडी होती है ना, एडी है ना, ये हमारा पैर है, ये एडी हो गई है ना, एंकल हो गया। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट ना, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट आप देखना, आप टच करना उसको, ये वाला पार्ट बहुत कमजोर होता है ना, बहुत कमजोर होता है। आप कितना भी कुछ करोगे, लेकिन ये पार्ट ऐसा है जिसको ऐसे पकड़ोगे ना तुरंत दर्द होगा, तुरंत दर्द होगा। तो बस यही समझ लो, अ पर्सन्स वीक और वुंडेबल स्पॉट, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं कमजोरी। अब बहुत सारे बच्चे, हमारे प्यारे बच्चे हैं जो काफी मेहनत करके ग्रामर पढ़ लेते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी कर लेते हैं, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको आता है वोकैब में। When it comes to vocab, तो उनकी हालत बिल्कुल, मतलब क्या बोलूं, मतलब नाजुक हालत हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि vocabulary is Achilles heel for most of the students, है ना। His arrogance, उसका घमंड था, arrogance का मतलब क्या हो गया, घमंड, उसका जो घमंड था, was his, वो उसकी कमजोरी था, leading to his downfall, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो गया। डाउनफॉल का मतलब पतन हो गया भैया, है, उसका घमंड था जो इसे ले डूबा, घमंड ही था जो उसकी कमजोरी थी, जिस वजह से उसका डाउनफॉल हो गया। तो एक्लिस हील का मतलब क्या होता है, कमजोरी। वीक पॉइंट क्या होता है, वीक पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉर्ड ऑफ डेमोकल, बहुत अच्छा शब्द है। सॉर्ड ऑफ डेमोकल का मतलब होता है खतरे की तलवार लटकना। कई बार बोलते हैं, अरे भैया जहां गर्दन पे तलवार लटक रही है, तुम कह रहे हो 2 दिन और दे दो ना मुन्ना, आज का दिन है, कल मेरे को निपटा दिया जाएगा, तुम्हें भी निपटा दिया जाएगा। तो खतरे की, मुसीबत की तलवार लटकना, इसका मतलब क्या है, अ कांस्टेंट सेंस ऑफ इंपैंडिंग डेंजर। इंपैंडिंग मतलब होता है आने वाला, आने वाला भैया, है ना, आने वाला। गले पर तलवार लटकना, भैया मेरे गले पे छुरी लटकी हुई है, मेरे गले पे तलवार लटकी हुई है, जल्दी बोलो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसका मतलब खतरा मंडरा रहा है हमारे ऊपर, सर पे खतरा मंडरा रहा है, इस चीज को याद रखो। द सीओ फील्स लाइक, सीओ को ऐसा लगता है क्या कि तलवार लटकी हुई इज हैंगिंग ओवर हिम विद द प्रेशर ऑफ अपकमिंग मर्जर। जो अपकमिंग मर्जर है, कंपनी मर्ज होने वाली है, इस चीज को लेके वो प्रेशर में है और उसके गर्दन पे तलवार लटकी हुई है। भैया कैसे भी करके जल्दी करो, कोई प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए, कोई जो कमियां है वो रहनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स, ये तो आपने सुना होगा, है, बोला भाई इस इंसान को कैसे छोड़ दूं, ये इंसान तो हमारा सोना, सोना नहीं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है? तो कहने का मतलब क्या है, द गूज, गूज मतलब बदक भी होता है, मुर्गी भी है, यहां पे मुर्गी का सेंस लिया गया है। द गूज दैट लेज, जो देती है गोल्डन एग्स। भैया आप किसी कंपनी में काम करते हो और आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहे हो, देन यू आर द गूज दैट लेज गोल्डन एग्स फॉर देम। उनके लिए आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो बेटा। गेटिंग माई पॉइंट? तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी का मतलब होता है द गूज दैट लेज गोल्डन एग्स। ठीक है नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। कंपनीज फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है ना, फ्लैगशिप मतलब हर कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बहुत ज्यादा पैसा कमा के देता है, बाकी जो प्रोडक्ट है वो साइड प्रोडक्ट होता है ना। जैसे आईफोन है, तो आईफोन का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो पैसा कमा के देता है वो क्या है, आईफोन, है ना। एप्पल का आईफोन जो है ना, मोबाइल आईफोन जो है वो सबसे ज्यादा पैसा कमा के देता है। हालांकि एप्पल के और भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो इतना पैसा नहीं कमा के देते हैं ना, लेकिन फिर भी तो वो क्या हो जाएगा, वो गूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गूज। कैसा गूज हो जाएगा, जो गोल्डन एग्स देता है, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हो जाएगी। रेन ऑन समवंस परेड, परेड का मतलब यहां बारात ले लो, आजकल बारात का टाइम वैसे भी चल रहा है और साथ साथ बारिश का टाइम भी चल रहा है। बारात का टाइम भी चल रहा है, बारिश का टाइम भी चल रहा है। आप बारात लेके निकल रहे थे, बारिश हो गई। प्लान था भैया अच्छे से बढ़िया से डांस वांस करेंगे भैया, है ना, और डीजे वाले को रुकवा रुकवा के डांस करेंगे भैया, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। देखते हैं भाई, पूरा प्लान करके बैठे थे, बारिश हो गई। अब नाच लो भैया। हमारे देश की सड़कों पे, हमारे देश की सड़कें कैसी हैं पता है आप लोगों को, हर 4 कदम पे आपको कुएं मिल जाते हैं, हर 4 कदम पे कुएं मिल जाते हैं। तो वही है, तो रेन ऑन समवंस परेड का मतलब क्या है, स्पॉइल समवंस प्लान्स और हैप्पीनेस। बड़ा खुश था यार, शादी है, डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे, जे करेंगे वो करेंगे, सब रायता फैल गया। इसका मतलब प्लान चौपट हो गया। क्या करना भैया, सर मुड़वाते ही ओले पड़ना, मतलब क्या है, प्लान चौपट हो गया, है, सब बर्बाद हो गया। जो प्लान बनाया था, जो भी खुशियां थी वो सब बर्बाद हो गई। आई डोंट मीन टू रेन
ऑन योर परेड। अब यहां मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं कि भैया देखो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है आपके प्लान को खराब करने का, बट वी नीड टू बी रियलिस्टिक अबाउट द बजट। लेकिन भाई देखो, बजट को लेकर रियलिस्टिक होना चाहिए। मान के चलो हम 5 दोस्त घूमने गए, हम 5 दोस्त घूमने गए, कहां पे घूमने गए? कहीं भी घूमने गए, उससे क्या लेना था, कहां गए? कहीं भी घूमने गए हम 5 दोस्त, और हमारा बजट था 10,000 रुपया का, ठीक है, और उस बजट का मालिक मुझे बना दिया। अब गए तो ये चारों लोग तो जुट गए, भैया ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, खर्चा होता जा रहा है। मेरे पास भैया एक दिन के अंदर मेरे पास 4,000 रुपए बचे, बताओ। मैंने इनसे बोला भैया देखो, तुम्हारा जो प्लान है एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस प्लान को बिगाड़ना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन भैया थोड़ा बजट को लेके केयरफुल हो जाओ। 4,000 रुपये बचे, 4 दिन स्पेंड करना है, एक दिन में 6,000 कर चुके हो, अब देख लो तुम क्या करना है? तो यही होता है रेन ऑन समवन्स परेड, मतलब किसी के प्लान को खराब कर देना। कीप समथिंग एट वे, समझो, कीप समथिंग एट एन आर्म्स लेंथ, किसी से एक हाथ की दूरी पर रखना। कीप समथिंग समबडी एट वे, वे मतलब आप ऐसे समझ लो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, किसी को खाड़ी में बिठा देना कि भैया यहां मत आ जाना, खाड़ी में रोक के रखो इसको। इसका मतलब क्या है? टू प्रिवेंट समथिंग हार्मफुल, कोई हार्मफुल इंसान है या अनडिजायरेबल है कोई इंसान जिसको हम चाहिए नहीं, जिसे बात ही नहीं करना चाहते, तो उसको कोई चीज होने से दूर रखना, मतलब दूरी बना के रखना। सिंपल सी बात है, किसी चीज को दूर रखना, किसी से दूरी बना के रखना। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स, जो रेगुलर एक्सरसाइज आप लोग करते हो ना, वो हेल्प करती है। कीप हेल्थ प्रॉब्लम्स एट वे, जो हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको दूर रखने में, उनको अलग करने में या उनसे बचने में हेल्प करती है रेगुलर एक्सरसाइजेज जो करते हैं वो। समझो इस बात को, क्लियर है कि नहीं है? तो किसी चीज को कहीं से दूर रखना। ओके, नेक्स्ट वर्ड, आगे बढ़ते हैं। कट कॉर्नर्स, बहुत अच्छा वर्ड है, ये आप लोगों का सीडीएस एनडीए में पूछा जा चुका है, और ये एसएससी में तो पूछे गए। कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? मतलब कि आप ऐसे समझो, किसी काम को जल्दी जल्दी कर देना, निपटा देना। मतलब कहने का मतलब यह है कि भैया कोई चीज आप बना रहे थे, लेकिन आपने कोने काट दिए। अब जब कोने काट दिए तो कैसा लग रहा है ये बताओ? अच्छा लग रहा है क्या? आपने मतलब जल्दबाजी कर दी, कन्नी काटना इसको बोलते हैं हम लोग। तो डू समथिंग इजिएस्ट, किसी काम को बहुत आसानी से करना, लेकिन सबसे घटिया तरीके से करना। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, हम लोग घर बनवाते, कुछ काम करवाते, तो हम लोग कुछ लेबर को लेके आते हैं। कुछ लेबर अच्छी होती है, लेकिन कुछ लेबर होते हैं जल्दी जल्दी करके निकल जाते हैं, बाद में मालूम चलता भैया देखो यहां गड्ढा रह गया, जहां देखो ढंग से प्लास्टर नहीं किया, जहां देखो ढंग से ईंटा नहीं लगाया उन्होंने, तो क्या करके चले गए? वो कट कॉर्नर्स करके चले गए, है ना? तो ये लिखा डोंट कट कॉर्नर्स ऑन दिस प्रोजेक्ट, इट नीड्स टू बी परफेक्ट। बोला जा रहा है देखो, इस प्रोजेक्ट में कोई फालतू की लापरवाही नहीं करना, इस प्रोजेक्ट में कोई जल्दबाजी, आसानी से काम या घटिया काम नहीं करना है ना? सोचो कि जल्दी में हम निपटा दें इसको, नहीं, ये परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो कट कॉर्नर्स का मतलब है किसी काम को पैसे बचाने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में ऐसे ही करके निकल लेना, है ना? नेक्स्ट वन क्या है? प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर का मतलब क्या है? आप ऐसे समझो, कोई चीज को आप प्ले कर रहे हो, लेकिन सुन सुन के प्ले कर रहे हो। इसका मतलब आपने कुछ भी पहले तैयार नहीं किया, उसने बोला आपने प्ले कर दिया, उसने बोला आपने प्ले कर दिया, है? तो इसका मतलब क्या है? टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन। अब जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, कहीं भी मान लो विजिट करते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, हम लोग कश्मीर जाते हैं या फिर आप लोग हिमाचल प्रदेश वगैरह जाते हैं, जिसमें हमारा शिमला, कुल्लू मनाली वगैरह है, देहरादून वगैरह है, वहां जाते हैं, उत्तराखंड वगैरह, देहरादून है ना, उत्तराखंड में है आपका देहरादून, और भी जगह जाते हैं, ऋषिकेश वगैरह। तो दो तरह से आते हैं, एक हम पूरा प्लान करके जाते हैं, देखो भैया पहले ऋषिकेश जाएंगे, हरिद्वार ऋषिकेश घूमेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग उधर चलेंगे देहरादून, फिर चलेंगे शिमला मनाली, उधर निकल जाएंगे। तो हम पूरा प्लान करके जा रहे हैं। और एक होता है कि रैंडम चले गए, चलो भैया चलते हैं, पूछते पूछते हो जाएगा हमारा काम, है ना? तो पूछते पूछते हो जाएगा, इसका मतलब यही है, बिना किसी विशेष तैयारी के या पूछते पूछते काम करना, है ना? आई डोंट हैव एन इटिनरी। इटिनरी का मतलब होता है कि मेरे पास कोई यात्रा का प्री प्लान नहीं है कि मुझे कैसे ट्रेवल करना है, कैसे हमें जर्नी करना है, हमारे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है ना, फॉर आवर ट्रिप। इसलिए लेट्स जस्ट प्ले इट बाय ईयर, इसलिए चलो पूछते पूछते चलते हैं।
जैसे किसी के यहाँ आपको जाना है तो दो तरह से आते हो, एक एड्रेस होता है, सीधा आपने गूगल पे आपने लाइव लोकेशन मंगाया, आपने गूगल पे लाइव लोकेशन चालू किया, आप सीधे मुद्दे पे पहुंच गए, मतलब जगह पे पहुंच गए। और एक होता है भैया लाइव लोकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस इतना पता है कि फलानी गली में फलानी जगह पे फलाना मकान नंबर है, तो आप पूछते जाते हो कि भैया ये मकान नंबर कहां पड़ेगा, ये मकान नंबर कहां पड़ेगा, तो वो जाके फिर बताता है। तो प्ले इट बाय ईयर का मतलब ये होता है कोई चीज जो पूछते करते हैं, पहले से कोई प्लान नहीं करते, अचानक से बनाया प्लान चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हैव फीट ऑफ क्ले। अब टू हैव फीट ऑफ क्ले का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ फॉल्ट्स, दोषों से भरा हुआ, गलतियों का पिटारा। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी कमियों के पिटारा हैं, कमियां हमें कूट के भरी हुई हैं, उसी को बोलते हैं फीट ऑफ क्ले। फॉल्ट्स उसके अंदर बहुत सारे हैं, बहुत सारी कमियां हैं, उसी चीज को बोलते हैं। नेक्स्ट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ये 2025 एसएससी में पूछा गया है। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है टू कन्फेस, मतलब अपराध स्वीकार कर लेना। आप इस चीज को मान लेना कि भैया हाँ हमसे गलती हो गई, हमने ही ये कांड कर दिया था, इस चीज को स्वीकार लेना, कन्फेस कर लेना, कोई गलत काम को स्वीकार लेना, है ना। टू हैव, यू हैव कमिटेड अ ब्लंडर, आपने गलती की है, यू विल हैव टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, आपको इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, आपको एडमिट कर लेना चाहिए। टू मूव हेवन टू अर्थ, मतलब आप हेवन से अर्थ का आ रहे हो, मतलब आप हेवन से अर्थ पे आ रहे हो, हेवन से अर्थ पे आ रहे हो, मतलब आप जा रहे हो कहां, स्वर्ग में, फिर जमीन पर आ रहे हो, फिर जमीन से स्वर्ग में जा रहे हो, ये चीज कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव कोशिश करना। जैसे देखा होगा ना, ये पापा नाराज होते हैं, आप कोई समस्या बताते हैं तो पापा क्या करते हैं, ऐसे उन्हें रखे पीछे हाथ, इधर उधर घूमते रहते हैं, अब इस समस्या का हल कैसे निकालें, वो ये सोचते रहते हैं क्या सोल्यूशन निकाले, तो हर संभव वो कोशिश करते हैं। तो टू मूव हेवन टू अर्थ का मतलब होता है हर संभव कोशिश करना। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, अब पापा को पता चल गया तुमने नौटंकी फैला दी, लेकिन पापा आपके अच्छे वाले हैं, आपको ज्यादा डांटते नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, ये रिस्ट है हमारी, ये रिस्ट है, रिस्ट, इस पे थप्पड़ मार दिया। अब ये बताओ, कोई इंसान रिस्ट पर थप्पड़ मारे, इसका मतलब क्या है, तुमने उसको ढंग का पनिशमेंट दिया नहीं। हमारे पापा देखो, लाओ भैया बेल्ट, हम देखते हैं तो देख लेना भाई। अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब क्या होता है, स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, भैया हल्की सी सजा है। आपने देखा हो कई सारे कोर्ट के डिसीजंस होते हैं कि ये इंसान ने फलाना काम कर दिया, इस पे 4,000 रुपए की सजा देते हैं, मतलब वो लगाते हैं, क्या कहते हैं, जुर्माना। किसी किसी को तो 500 1000 का जुर्माना लगा के छोड़ देते हैं। क्या किया था उसने, वो पिछले 5 साल से ना ढंग का काम नहीं कर रहा था, है जो कोई सजा होती है, तो माइल्ड पनिशमेंट होता है अ स्लैप ऑन द रिस्ट, है ना। नेक्स्ट वन, अब ये हम लोगों ने सुना हुआ है, हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन, ये कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है अफवाहें सुनना। कई बार बोलते हैं कि भैया उड़ते उड़ते खबर आई थी हमारे पास, तो मतलब गॉसिप के जरिए सुनना, है ना, गॉसिप के जरिए किसी को पता चलना, उड़ते उड़ते खबर आना, ये होता है हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। नेक्स्ट, टू वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, इसमें 2 इडियम है, ध्यान से सुनना। टू वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, मतलब इतना ज्यादा आप काम कर रहे हो कि आपकी हाथ की जो हड्डियां हैं उंगलियों की वो निकल आई है। जैसे ये देखो, इतना ज्यादा काम कर रहे हो कि हाथ की हड्डियां, मतलब उंगली की हड्डियां दिखने लगी हैं, तो लिखा है ना वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, अपने उंगलियों से इतना काम कराना है कि बोन निकल आए। दूसरा है स्वेट ब्लड, मतलब आप पसीने में खून बहा रहे हो, लोगों के पसीना बहता है, तुम्हारे खून निकल रहा है पसीने में, बोलते हैं खून पसीने की कमाई है। तो खून पसीने की कमाई का मतलब क्या है, मेहनत की कमाई है, तो इसका मतलब यही होता है टू वर्क रियली हार्ड, मतलब कठिन परिश्रम करना, काफी मेहनत करना। तो इस चीज को याद रखना, खून पसीने की कमाई पापा बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ही स्वेट्स ब्लड एवरी डे, है ना, हर रोज वो काफी मेहनत करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे गिव अ कोल्ड शोल्डर। गिव अ कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है, जानबूझकर अनदेखा करना, किसी को इग्नोर करना, है ना। आपने ऐसे गए, कोई दोस्त था बगल में, आपने देख लिया, हाँ ठीक है, आप इधर निकल लिए, वो उधर था ना तो आप इधर निकल लिए, तो किसी को जानबूझ के अनदेखा करना, इग्नोर करना, ओवरलुक करना, नजरअंदाज कर देना, ये कहलाता है आपका क्या, गिव अ कोल्ड शोल्डर। याद कर लेना, बहुत अच्छा शब्द है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग बात करें स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट, जैसे आप घर में घुसे ना, आपको चूहे मरने की क्या आई, स्मेल आई, या चूहा मरा है कहीं ना कहीं,
कुछ तो हुआ है, इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है भैया, दया कुछ तो गड़बड़ है भैया, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, वही वाली बात है, सस्पेक्ट समथिंग, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला होना, देख रहे हो, दाल में कुछ काला होना, जरूर कुछ गड़बड़ है, तो टू सस्पेक्ट समथिंग, या बोल सकते हैं टू बी सस्पिशियस, सस्पिशियस, टू बी सस्पिशियस का मतलब क्या है, कुछ संदिग्ध होना, दाल में कुछ काला होना, कुछ गड़बड़ होना, उस कंडीशन में बात करते हैं हम लोग। आउट ऑफ द ब्लू, ये मैंने आपको बताया हुआ है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आपने सुना होगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, है ना, इसको मैंने आपको रिलेट करवाया था कि ब्लू का मतलब स्काई हो गया, ब्लू का मतलब स्काई हो गया, और स्काई से कोई बोल्ट हमारे ऊपर गिरा, नट बोल्ट वाला होता है ना, उससे रिलेट कर लो, तो स्काई से कोई बोल्ट हमारे ऊपर गिरा, हम ऐसे ही जा रहे थे रोड पे, अचानक से गिरा, तो उम्मीद थी नहीं, अब बोल्ट गिरेगा तो दर्द भी होगा, तो इसलिए बोलते हैं कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड और अनप्लेजेंट, अनएक्सपेक्टेड भी है और अनप्लेजेंट भी है, कैसा है, अनप्लेजेंट, ये प्लेजेंट के लिए नहीं आता, कोई चीज जो अप्रत्याशित है और दुखद भी है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसका मतलब होता है इधर कुआं उधर खाई, दो मुश्किल परिस्थितियों में होना, है इधर कुआं उधर खाई, ये लिखा हुआ है, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस, दो डिफिकल्ट सिचुएशंस में होना, बोला इधर गया तो कुआं है, उधर गया तो खाई है, भैया नवटना है हमें, तो मतलब इधर भी मुसीबत है इधर भी मुसीबत है, तो दो मुसीबत की प्रॉब्लम बीच में फंसना, है ना, तो उसको बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिल्ड कैशल्स इन द एयर, कैशल्स का मतलब होता है किले, अब याद कर लो, याद कर लो, किले, अब किला आप बना रहे हो किसमें, हवा में, तो इसका हिंदी मतलब क्या होगा, हवाई किले बनाना, हवा में किले बनाना मतलब हवाई किले बनाना, इसका मतलब क्या है, ख्याली पुलाव सीखना, इसका हिंदी मतलब क्या है, ख्याली पुलाव सीखना, सिर्फ ख्यालों में यह चीज कर ली है, ख्याली पुलाव, ख्याली पुलाव सेकना, सिर्फ ख्यालों में चल रही है, अच्छा इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, आओ इन्हें तो ऐसे ऐसे याद कर लेंगे, 2 दिन में रट्टा मारेंगे याद हो जाएंगे, ये ख्याली पुलाव में बेटा ये वोकैब है, समझ में आ रहा है ना, ये वोकैब है, ऐसे समझ में नहीं आती है, बार बार पढ़ना पड़ता है, स्ट्रेटेजी में बता चुका हूं, दिन में 3 बार, एक बार क्लास देखने के बाद दिन में रिवाइज करो, अगले दिन दूसरी क्लास देखो, आज के और अगले दिन के दोनों को मिला के रिवाइज करो, कॉन्टिन्यूअसली में रिवाइज करना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके ये याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द इंग्लिश इज हरकुलियन टास्क, अरे हरकुलियन टास्क आ गया भैया, ये तो पढ़ाया हुआ है, हरकुलियन टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, याद कर लेना, अपहिल टास्क, अपहिल टास्क यूज करते हैं हम लोग, हरकुलियन टास्क भी यूज करते हैं, अपहिल टास्क भी यूज करते हैं, दोनों का मतलब होता है मुश्किल काम, डिफिकल्ट काम, और एक और होता है अ हार्ड नट टू क्रैक, क्या होता है, अ हार्ड नट टू क्रैक, कोई ऐसी चीज जिसको तोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है, हार्ड नट टू क्रैक, याद करो ये हार्ड नट टू क्रैक मैंने पढ़ाया हुआ है, उस दिन मैंने हरकुलियन टास्क अपहिल टास्क ये दोनों आप लोगों को बताए हुए थे। नेक्स्ट, गिव कोल्ड शोल्डर, अच्छा ये रिपीट हो गया, हाँ ये रिपीट हो गया भाई, इसका मतलब क्या होता है, गिव कोल्ड शोल्डर मतलब नजरअंदाज करना, किसी चीज को टाल देना, इग्नोर कर देना, ये हमसे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई नेवर गिव एनीवन अ कोल्ड शोल्डर, मैं किसी को नजरअंदाज नहीं करता। ईट लाइक अ वर्ड, या सीडीएस का क्वेश्चन है भैया, ईट लाइक अ वर्ड, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ईट लाइक अ वर्ड कैसे हो जाएगा, मतलब अब कोई इंसान पक्षी की तरह खा रहा है, कोई इंसान वर्ड की तरह खा रहा है, इसका मतलब क्या है, डज ही ईट लाइक वर्ड, ही इज वेरी वीक, बोला जाए क्या भैया वो पक्षी की तरह खाता है क्या, वो तो बहुत कमजोर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईट वेरी, ये क्या लग गया, ईट वेरी लिटिल, कोई इंसान जो बहुत कम खाता है ना, ईट वेरी लिटिल, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही कम खाता है ना, कुछ कुछ लोग होते हैं ना चुन चुन के खाते हैं, कई बार सुना होगा, डायलॉग पढ़ा होगा, आप में से हो सकते हैं, आप में से कोई ना कोई लोग हो, है ना, जो बहुत ही कम खाते हैं, चुन चुन के खाते हैं, कई बार बोलते हैं घर वाले डायलॉग मारते हैं, क्या चुन चुन के खा रहे हो, है ना, तो बहुत कम खाना, क्या करना भैया, बहुत कम खाना, कोई भी खाना मतलब खाते हैं ना हम लोग, तो बहुत ही कम खाना, खाते ही नहीं खाना, दिन में 2 रोटी खा रहे हैं, दिन में 1 रोटी खा रहे हैं, तो ये क्या है, ये होता है ईट लाइक अ वर्ड। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करें
मेलो आउट। मेलो आउट क्या होता है? ये आपके सीडीएस में पूछा गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलो आउट? मोस्ट स्टूडेंट सफर फ्रॉम एंजाइटी, दे नीड टू मेलो आउट। अब ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया, ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया। पॉइंट आपका यहां लिखा हुआ है, बोला जा रहा है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एंजाइटी उनको हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, बेचैन रहने की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके दिमाग में किसी चीज को लेकर बार बार चीजें चलती रहती हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या होगा, फलाना क्या होगा। तो ये एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है। तो उसमें बोला गया है कि उन्हें मेलो आउट करना चाहिए। मेलो आउट का मतलब होता है सिट रिलैक्स, टेंशन फ्री होकर रिलैक्स होकर बैठो, है ना। ये लिखा हुआ है टू बी रिलैक्स्ड एंड काम डाउन, शांत रहो, रिलैक्स्ड रहो। जरा दिमाग लगाओगे तो एंजाइटी होगी, एंजाइटी होगी तो और एंजाइटी होगी, और दिमाग लगाओगे फालतू का, तो इसलिए मेलो आउट। मेलो आउट का मतलब शांत रहो, ठंडे रहो, रिलैक्स करो, शांत करो अपने आप को, या फिर एंजॉय वनसेल्फ विदाउट डूइंग एनीथिंग। कुछ मत करो उस समय, एंजॉय करो खुद को, आराम से बैठो, कुछ मत करो, बिल्कुल शांत रहो, खुद को एंजॉय करो, है ना। ये मतलब होता है मेलो आउट। तो इसके दो मतलब हैं, दोनों ही हमारे सही हैं, ठीक है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फेदर फ्लाइज, अब में से कुछ लोग गांव से रिलेटेड होंगे, कुछ लोग बाजार से रिलेटेड होंगे, लेकिन एक चीज देखा होगा आपने, छत पे वगैरह जाते होंगे तो पक्षियों के पंख वगैरह मिलते होंगे कहीं ना कहीं, कभी कभी मिलते होंगे, रोज नहीं। और उन पंखों को देखकर हम पहचान जाते हैं कि आज पक्षियों में लड़ाई हुई है। बस यही है, रिलेट करो। फेदर फ्लाई, फेदर्स जो है वो फ्लाई करते हैं, पंख जो है वो उड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? टू फाइट एंड आर्ग्यू अ लॉट, किसी से खूब लड़ना, खूब बहसबाजी करना, खूब बहसबाजी करना। माई चाइल्ड हैज स्प्रेड ऑल द थिंग्स एट है 6 and 7। कैसी बातें कर रहे हैं, है ना। कहने का मतलब यहां पे आप सीधी सीधी बात देख लो कि भाई यहां पे लिखा हुआ है फेदर्स फ्लाई का मतलब क्या है? फेदर्स फ्लाई का मतलब है क्या? उड़ना, पंख उड़ना, मतलब कि बहुत ज्यादा झगड़ा होना है, बहुत ज्यादा झगड़ा होना, लड़ाई होना, बहसबाजी होना किसी के साथ। कभी कभी हमारी बहन के साथ में, हमारी भाई के साथ में क्या हो जाती है? फेदर्स फ्लाई हो जाती है। फेदर्स फ्लाई हो जाती है मतलब बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बहसबाजी हो जाती है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एन आइसिंग ऑन द केक। इसका मतलब क्या होता है? एन आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है सोने पे सुहागा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सोने पे सुहागा, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट। सोना था, उस पे सुहागा और लग गया, मजा आ गया भैया, है। अब जैसे मान के चलो आप प्रिपरेशन एक एग्जाम की कर रहे थे, लेकिन आपका दूसरा एग्जाम भी दिया, आपका ये भी एग्जाम निकल गया और साथ साथ दूसरा एग्जाम भी निकल गया। या ऐसे मान लो कि भाई सोने पे सुहागा कि आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन आपने एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया, और उसी साल क्या हुआ? उसी साल सब लोगों का इंक्रीजमेंट हो गया, तो सोने पे सुहागा हो गया। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे वहां पर आपको 40-50 हजार रुपए मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही सिलेक्शन हुआ वैसे ही साथ साथ प्रमोशन हो गया, अब आपकी सैलरी हो गई 70-80 हजार रुपए। प्रमोशन नहीं, सॉरी, सैलरी बढ़ गई। तो ये क्या हो गया? सोने पे सुहागा हो गया। सिलेक्शन लेके सोना तो मिला था, लेकिन उसमें सैलरी बढ़ गई, ये सुहागा हो गया। इसी को बोलते हैं एन आइसिंग ऑन द केक। क्या बोलते हैं हम लोग? एन आइसिंग ऑन द केक, मतलब केक के ऊपर आइसिंग कर दी। केक तो सुंदर लगी रही थी, हमने उसको सजा और दिया, तो मतलब क्या हो जाना? एक्स्ट्रा बेनिफिट। क्वीर फिश, क्वीर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन। ये देखो, ये इसने कॉपी कर लिया भाई अपने हिसाब से, कोई नहीं, हटा दूंगा इसको मैं, ठीक है। क्वीर फिश का मतलब क्या होता है? अजीब इंसान, अजीब इंसान। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि भैया बड़ा ही विचित्र प्राणी है, या फिर बोलते हैं विचित्र। क्या बोलते हैं? विचित्र प्राणी, कि भैया ये इंसान समझ में नहीं आ रहा, बड़ा ही विचित्र प्राणी है। कई बार हम लोग पड़ोसियों को देख के बात करते हैं, कई बार हम लोग अपने फ्रेंड्स को देख के बात करते हैं, विचित्र प्राणी होते हैं ना। अच्छा, याद आया मेरे को कि भैया देखो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो, है ना। बाकी देखो बीच में तो मैं बोल नहीं पाता हूँ, दिमाग से निकल जाता है, आप भी समझो भाई, है ना। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो पढ़ने में पूरी तरह से डूब जाता हूँ, फिर समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। तो भाई आप लोग अपने साइड से वीडियो को लाइक और शेयर, साथ साथ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन दबा लिया, जिससे कि जो भी हमारी क्लासेस आएंगे वो आपको नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है बेटा। ओके, इसी तरह की और भी चीजें मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। क्वीर फिश का मतलब होता है अजीब इंसान, बड़ा ही विचित्र टाइप का इंसान है, स्ट्रेंज पर्सन के लिए यूज करते हैं। जैसे आप ये देखो ना, ये मछलियां हैं सारी, लेकिन ये बड़ा अजीब सी मछली है,
नीले रंग की मछली है भैया। तो ये कैसी है? ये क्वीर फिश है। बड़ी विचित्र क्या है? फिश है। बड़ी अजीब सी फिश है। तो बड़ा अजीब सा इंसान के लिए हम लोग यूज करते हैं क्वीर फिश यूज करते हैं। क्या? क्वीर फिश यूज करते हैं। तो हम लोग आज इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने कवर किए, बट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज की फॉर्म में कवर नहीं किए। हमने पीवाईक्यूज को डिटेल में पढ़ के कवर किए। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको मिलते रहेंगे, एमसीक्यूज की फॉर्म में, डिटेल फॉर्म में, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता रहेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, उनसे रिलेटेड आपको ये वर्ड्स में करवा रहा हूं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दिया करो यारो, और एक एक लाइक, एक एक शेयर भी कर दिया करो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे यार। ये हमारी डेली क्लासेस हैं, है ना। बात करते हैं हम लोग आज। तो आज क्या हमारा वेंसडे है, तो वेंसडे है तो बेटा आपको एसएससी सीजीएल ग्रामर प्रीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो क्या आपको एवरी डे प्रोवाइड की जाती है, तो जल्दी से जाओ इसको सब्सक्राइब कर लो बेटा, ठीक है कि नहीं है। थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।